सोवियत यूनियन में वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा था। क्यों? क्योंकि लोगों की बेसिक नीड्स तक पूरी नहीं हो रही थी। अपने सामान के लिए लोगों को घंटों लाइन में खड़े होना पड़ता था। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन आ गया था क्योंकि ज़्यादातर रिसोर्सेज जो हो रहे थे वो आर्म्स पे खर्च हो रहे थे। दूसरी ओर बर्लिन वॉल का कोलैप्स होना, जो दुनिया को बांटती थी कम्युनिस्ट और कैपिटलिज्म में, उसका गिरना और नए देशों का बनना शुरू हो गया। इट मीन्स जो 15 रिपब्लिक मिलकर यूएसएसआर बना था, वो कंट्रीज एक एक करके इंडिपेंडेंट होती चली गईं। और इन्हीं सब के बीच गोर्बाचेव आए रिफॉर्म्स लेके, ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका, और उनके इस रिफॉर्म्स ने आग में घी का काम किया और फाइनली 1991 में सोवियत यूनियन का कोलैप्स हो गया। वंस अगेन वेलकम टू ह्यूमैनिटीज़ हाइव, और मेरे साथ क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स स्टार्ट की है हमने। चैप्टर 1 द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, 2 क्लासेस हो चुकी हैं और आज हमारा थर्ड टॉपिक है डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, जिसमें हम कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस दोनों करेंगे। स्टार्ट करें, चलो। The struggle that were going on in Union Republic played a key role in the disintegration of the Soviet Union. Many of the Union Republic became independent one after the other. क्या स्ट्रगल चल रहा था अभी हमने 2 क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं और अभी मैंने इंट्रो में भी आपको बताया। एंड गोर्बाचेव रिजाइन एज सोवियत प्रेसिडेंट ऑन 25 दिसंबर 1991। गोर्बाचेव ने रिजाइन किया 25 दिसंबर 1991 को। डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और इन दिसंबर 1991 अंडर द लीडरशिप ऑफ येल्स्टिन, हीरो की तरह कौन उभर कर आ गया है? बोरिस येल्स्टिन। रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस, 3 मेजर रिपब्लिक्स ऑफ द यूएसएसआर डिक्लेयर्ड दैट द सोवियत यूनियन वाज डिसबैंडेड। ये 3 कंट्रीज थी जिन्होंने सबसे पहले ये डिक्लेयर किया कि सोवियत यूनियन डिसबैंड हो चुका है। रशिया, यूक्रेन और बेलारूस। एक बार मैप में देख लेंगे तो आपको परमानेंट लर्न हो जाएगा। एक सेकेंड, मैंने आपको पहले भी 15 रिपब्लिक के मैप शो किए थे ना। रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस, ठीक है। और उसके बाद ये 3 बाल्टिक स्टेट, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया। क्लियर? जो CIS की मेंबर नहीं बनी थी। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और कौन सी नहीं थी, किन्होंने डिक्लेयर नहीं करा था कि डिसबैंडेड, तो आपको ये 3 कंट्रीज़ के नेम दे देंगे, एक एक्स्ट्रा दे देंगे, तो वो आपको रिकग्नाइज करना पड़ेगा। क्लियर? तो अब याद रहेगा, मैप में भी शो कर दिया है, बता दिया है, परमानेंट लर्न हो जाना चाहिए। चलो आगे करते हैं हम। आज हम कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेस दोनों टॉपिक करेंगे। ओके। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन वॉज बैन, और जब सोवियत यूनियन डिसबैंड हुआ तो कम्युनिस्ट पार्टी भी बैन हुई। एंड कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी वर अडॉप्टेड एज द बेसिस फॉर दिस पोस्ट सोवियत रिपब्लिक। जो स्ट्रगल चल रहा था लोगों के बीच, वो किसके लिए चल रहा था? डेमोक्रेसी लाने के लिए, अपनी फ्रीडम के लिए, अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए, जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट से उनको नहीं मिल रहे थे। कैपिटलिज्म को फॉलो वो ये कंट्रीज करना चाहती थी इंडिपेंडेंट होके, क्योंकि उन्हें ये पता चल गया था कि सोशलिज्म पैटर्न को फॉलो करके वो वेस्टर्न कंट्रीज से काफ़ी पीछे हैं। द डिक्लेरेशन ऑन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर एंड द फॉर्मेशन ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स CIS came as a surprise to the other republics, especially to the Central Asian one. और वो कंट्रीज जो 15 रिपब्लिक थी, जो जब एक एक करके इंडिपेंडेंट हुई, तो उन्होंने मिलकर क्या बनाया? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, CIS। क्लियर? उसके बाद 3 बाल्टिक स्टेट्स, लैटविया रिपब्लिक, एस्टोनिया एंड लिथुआनिया डिड नॉट जॉइन द कॉमनवेल्थ। यहाँ से क्वेश्चन MCQ बन सकता है, कौन सी 3 बाल्टिक स्टेट्स थी? लैटविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, जिन्होंने कॉमनवेल्थ को ज्वाइन नहीं किया था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कौन सी 3 रिपब्लिक थी? लैटविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, जिन्होंने कॉमनवेल्थ को ज्वाइन नहीं किया था। रशिया वॉज नाउ एक्सेप्टेड एज द सक्सेसर स्टेट ऑफ द सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने के बाद उसका सक्सेसर कौन बना? रशिया। उसके बाद UN सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर सोवियत यूनियन की जगह अब कौन रहेगा? USSR की जगह अब कौन? रशिया। एंड रशिया एक्सेप्टेड ऑल द इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कमिटमेंट ऑफ द सोवियत यूनियन। द ओल्ड सोवियत यूनियन वॉज दस डेड एंड ब्यूरेड। क्लियर? उसके बाद कॉजेज, जहाँ से क्वेश्चन बनता है 6 मार्क का लॉन्ग क्वेश्चन में, कॉजेज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेगोशिएशन ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ये बात हम चैप्टर के स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं कि लोगों को सिविल लिबर्टीज़ भी नहीं थी, सरकार जनता के प्रति अकाउंटेबल नहीं थी, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम नहीं हो रहे थे।
इकोनॉमिक फेल्यूर सभी सेक्टर स्टेट पब्लिक सेक्टर के अंडर होने के कारण धीरे धीरे इकोनॉमिक स्टैग्नेशन आ गया था। मिलिट्रिज्म, ज़्यादातर रिसोर्सेज मिलिट्री पे, वेपन्स पे, आर्म्स पे खर्च हो रहे थे, लोगों की बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर पा रहे थे। कंपैरिजन ऑफ सोवियत यूनियन एंड वेस्टर्न नेशन, टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन के आने के कारण धीरे धीरे जो ईस्टर्न कंट्रीज़ थी वो वेस्टर्न कंट्रीज से कंपैरिजन करने लगे और उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वेस्टर्न कंट्रीज़ हमसे कहीं ज़्यादा आगे हैं। उसके बाद गोरबाचेव पॉलिसीज़, फॉल ऑफ कम्युनिस्ट रिजाइम इन ईस्ट यूरोप, गोरबाचेव पॉलिसीज़, ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका हम कल कर चुके हैं। फॉल ऑफ कम्युनिस्ट रिजाइम इन ईस्टर्न यूरोप, धीरे धीरे एक एक करके ईस्टर्न कंट्रीज़ में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट गिरने लग गई। रोल ऑफ वेस्टर्न नेशन, और इन कंट्रीज़ को सपोर्ट कौन कर रहा था? वेस्टर्न कंट्रीज़, यूएसए। एंड नेशनल एस्पिरेशन ऑफ द यूनियन रिपब्लिक। किसी भी रिवॉल्यूशन के सक्सेसफुल होने के लिए वहाँ की जनता का नेशनल एस्पिरेशंस होना बहुत ज़रूरी है। जब तक जनता आगे नहीं आएगी तब तक वहाँ की सरकार नहीं बदल सकती। क्लियर? तो जब कॉजेज़ आएंगे तो ये सारे पॉइंट्स आप कवर करेंगे। ओके, नेगोशिएशन ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, economic failure, militarism, comparison of Soviet Union with Western nation, Gorbachev policies, fall of communist regime in East European countries, role of Western nation and national aspiration of the Union Republic। ये 8 पॉइंट में से अगर आप 6-7 पॉइंट्स में लिखते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट करते हैं, नेगोशिएशन ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। अंडर द कम्युनिस्ट रिजाइम देयर वाज नो स्कोप फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। ये हमने क्लास में करा था। लोगों को कोई भी सिविल लिबर्टीज़ नहीं थी, राइट टू स्पीच, एक्सप्रेशन। तो लोग कहीं ना कहीं ये ढूंढ रहे थे कि हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए और हमें भी वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरह फ्रीडम ऑफ थॉट और एक्सप्रेशन का राइट मिले। द कम्युनिस्ट पार्टी दैट हैड रूल्ड द नेशन फॉर मोर देन 70 ईयर्स कुड नॉट बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर व्हाट इट डिड। एक ऐसी सरकार बने जो ज़्यादा अकाउंटेबल हो जनता के प्रति और ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करे। उसके बाद आता है सेकेंड, इकोनॉमिक फेल्योर। बिकॉज ऑफ द एम्फेसिस ऑन हैवी इंडस्ट्रीज, द सोवियत इकोनॉमी फेल्ड टू मीट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड द कंज्यूमर गुड। सभी सेक्टर्स पब्लिक सेक्टर्स थे, हैवी इंडस्ट्रीज पे फोकस किया गया, लोगों की बेसिक नीड्स पे ध्यान नहीं दिया गया, एंड पीपल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाज फार बिलो एज कंपैरिजन टू द वेस्टर्न कंट्रीज। एंड मिलिट्रिज्म, to make itself military strong, the Soviet Union spent a large portion of its resources on the manufacture of weapons। बार बार हम पढ़ रहे हैं कि आर्म्स पे, वेपन्स पे गवर्नमेंट का ज़्यादा ध्यान था। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज से कंपटीशन चल रहा था, कोल्ड वॉर चल रहा था। बिकॉज ऑफ मिलिटराइजेशन, अ great shortage of things of basic necessities, coffee, butter, meat, clothes, bureaucrats misuses their powers on a large scale। और इस वजह से ब्यूरोक्रेट्स भी अपनी पावर का मिसयूज़ करने लग गए। लोगों की बेसिक नीड्स तक भी पूरी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जो पैसा, जो रिसोर्सेज बेसिक नीड्स पे खर्च होना चाहिए था वो मिलिट्री पे खर्च हो रहा है। कंपैरिजन ऑफ सोवियत यूनियन विद वेस्टर्न नेशन, बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन, the Soviet citizens became aware that they did not have the same standard of life as people in the West had। धीरे धीरे जब टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन आया, तो जब घर घर में रेडियो, टेलीविज़न आए, तो लोगों ने देखा कि वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वहाँ के लोगों का हमसे कहीं ज़्यादा बेटर है। वहाँ की डेमोक्रेटिक सरकार ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करती है, जनता के प्रति अकाउंटेबल है, फंडामेंटल राइट, बेसिक लिबर्टीज़ उनको हमसे ज़्यादा है। एंड गोरबाचेव पॉलिसीज़ कल करा था हमने, रिफॉर्म्स द कंट्रीज पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम विद देयर पॉलिसीज ऑफ हिस्टोरिकल रीस्ट्रक्चरिंग, ग्लासनोस्ट, ओपननेस। सरकार जो है ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी, ज़्यादा अकाउंटेबल होगी, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करेगी। हिस्टोरिका, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेशन, हर फील्ड में गवर्नमेंट रिफॉर्म्स के साथ काम करेगी। ठीक है, चलो उसके बाद फॉल ऑफ कम्युनिस्ट रिजाइम इन ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज। Gorbachev had withdrawn their forces from the East European countries. He also took the decision to end the Warsaw Pact। ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज से धीरे धीरे ट्रूप्स को विड्रॉ कर दिया गया और वार्सा पैक्ट जो मिलिट्री अलायंस 1955 में हुआ था उसको भी एंड किया गया। क्यों? क्योंकि अब एक एक करके इंडिपेंडेंट होती चली गई थी, तो इसके होने का कोई मतलब नहीं बनता। और काफ़ी सारी कंट्री जो इंडिपेंडेंट हुई उन्होंने यूरोपियन यूनियन और नाटो जैसी संस्थाओं को ज्वाइन कर लिया। ठीक है,
Role of Western nation. The demand for democratic reforms in Eastern European countries grew louder and louder, and these countries began gaining more and more support by the USA and Western nation. बिल्कुल, ये डेमोक्रेटिक के लिए रिफॉर्म्स के लिए ये कंट्रीज़ रिवॉल्यूशन कर रही थी, उनसे अलग होना चाहती थी यूएसएसआर से। इनको सपोर्ट कहाँ से मिल रहा था? यूएसए और वेस्टर्न नेशन से। अगर हम कोई मूवमेंट कर रहे हैं, कोई रिवॉल्यूशन कर रहे हैं और अगर हमें पीछे से किसी का सपोर्ट मिल जाए तो वो और ज़्यादा सक्सेस हो जाता है। एंड नेशनल एस्पिरेशंस ऑफ द यूनियन रिपब्लिक्स. The national restorations of the Soviet Republic also led to the collapse of the Soviet Union. First of all, the three Baltic Republic, Estonia, Latvia, Lithuania demonstrated their anger. अभी मैंने मैप में आपको शो किया था. And these republics declared their independence between 1988-1990. किसी भी मूवमेंट रिवॉल्यूशन के सक्सेस होने के लिए वहाँ की जनता का नेशनल एस्पिरेशंस का होना बहुत ज़रूरी है और इसने सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया और सबसे पहले थ्री बाल्टिक रिपब्लिक एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया डिमॉन्स्ट्रेटेड देयर एंगर और अपनी इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करी 1988 से 1990 के बीच। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्या कंप्लीट हो गए? कॉजेस। अब हम क्या करने जा रहे हैं? कॉन्सिक्वेंसेस। कॉजेस और कॉन्सिक्वेंसेस के पॉइंट्स आपको मिक्स नहीं करने हैं। कॉजेस इट मीन्स जैसे हम बीमार पड़े, बीमार होने के पीछे क्या कारण थे, ठीक है, तो उससे कोलैप्स होने के पहले के जितने इंसिडेंट थे वो आप लिखेंगे। ओके, उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस, बीमार होने के बाद हमें क्या क्या फेस करना पड़ा, इट मीन्स कोलैप्स होने के बाद क्या क्या परिणाम सामने आए वो लिखेंगे। बच्चे क्या करते हैं, कॉजेस और कॉन्सिक्वेंसेस के पॉइंट्स को आपस में मिक्स कर देते और फिर ये कहते मैम हमने तो सारे पॉइंट्स लिखे थे, आपने हमें इतने नंबर क्यों दिए, है ना, ऐसे ही होता है। चलो, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन एंड एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। बिल्कुल, कोल्ड वॉर शुरू हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ख़त्म कब हुआ? 1991 में, यूएसएसआर के कोलैप्स होने के बाद। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही क्लिक करना चाहिए। एग्जाम में अगर कॉन्सिक्वेंसेज आएगा तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। माइंड में बैठ गया? चलो, द विड्रॉल ऑफ द सोवियत ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान। मैंने अभी बताया ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से ट्रूप्स को विड्रॉ किया गया यूएसएसआर के द्वारा। अफगानिस्तान का एग्जांपल दे देंगे। 1989 में बर्लिन वॉल का गिरना, 1990 में ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी का यूनिफिकेशन होना, इन दिसंबर 1991 द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड और 1991 में सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन होना। ये सब क्या बता रहा है कि कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया है, क्योंकि टू सुपर पावर के बीच जब कोल्ड वॉर चल रहा है और एक अगर कोलैप्स हो गई है तो अब कोल्ड वॉर ख़त्म। एंड ऑफ बाइपोलैरिटी एंड द यूएसए एमर्जिंग एज द सुपर पावर। अब सेकंड पॉइंट क्या क्लिक करेगा? जब कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया, एक सुपर पावर कोलैप्स हो गई तो एक ही बची, यूएसए। तो आप सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे? एंड ऑफ बाइपोलैरिटी एंड द यूएसए एमर्जिंग एज द सोल सुपर पावर। रट्टा नहीं लगाना, समझ के करो, बिल्कुल स्टोरी की तरह करो, पॉइंट्स अपने आप एग्जाम में आएंगे। विद द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन बाइपोलैरिटी ऑल्सो एंडेड। बाइपोलैरिटी खत्म, यूनाइटेड स्टेट्स रिमेन द ओनली सुपर पावर इन द वर्ल्ड। क्लियर? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और जब यूनाइटेड स्टेट सुपर पावर बची है तो अब सभी कंट्रीज़ में कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट किया जाएगा, डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम इंटरनेशनली एंड इंस्टीट्यूशन लाइक। जब कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट किया गया तो कौन सी संस्थाएं सामने आई? वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। जब यूनाइटेड नेशन वाला चैप्टर करेंगे ना, और अगर आप मेरी पुरानी वीडियो में भी देखें तो उसमें हमने ये वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बिल्कुल डिटेल में करा है क्लास में। became powerful advisor to all these countries since they gave them loans for their transition to capitalism। ये उन न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ को लोन प्रोवाइड करे, उन्हें सजेशन दे रही कि किस तरह से आपको अपने देश का विकास करना है और सोशलिज्म से कैपिटलिज्म की ओर ट्रांजिशन कैसे करना है। एंड डेमोक्रेसी एमर्ज्ड एज द बेस्ट वे टू ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल लाइफ। 70 ईयर से कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के काम, उनके रिजल्ट जनता देख चुकी थी, तो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम ऐसा सामने आया जिस पे जनता को ये लगा कि इसी के साथ हम फ्रीडम के साथ जी सकते हैं और अपने देश का विकास कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं एमरजेंस ऑफ न्यू नेशंस। द एंड ऑफ द सोवियत ब्लॉक मीन 15 रिपब्लिक से मिलकर बना था तो वो एक एक करके इंडिपेंडेंट हुई।
तो नई नेशंस सामने आए, नई कंट्रीज, एंड सोवियत ब्लॉक मीन द एमर्जेंस ऑफ मैनी न्यू कंट्रीज. ऑल दीज कंट्रीज हैड देयर ओन इंडिपेंडेंट एस्पिरेशंस एंड चॉइसेस. सभी कंट्रीज की सेम चॉइस तो नहीं हो सकती, सेम एस्पिरेशन तो नहीं हो सकती. इंडिपेंडेंट होने के पीछे सबके अपने अपने पर्सनल एस्पिरेशंस हैं, एंड सम ऑफ देम स्पेशली द बाल्टिक एंड यूरोपियन स्टेट वांटेड टू जॉइन द यूरोपियन यूनियन एंड बिकम पार्ट ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो. और फिर इन कंट्रीज ने जो इंडिपेंडेंट हुई यूरोपियन यूनियन जैसी संस्थाओं को ज्वाइन किया, और नाटो मिलिट्री अलायंस जो 1949 में बना था लेड बाय यूएसए, उनको ज्वाइन किया. And the Central Asian countries wanted to take advantage of the geographical location and continue their close ties with Russia and also to establish ties with the West. अब Central Asian countries तो फ़ायदा उठाएंगे. वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज वो रशिया से भी अपने रिलेशन ख़राब नहीं करेंगे और वेस्टर्न कंट्रीज से भी अपने रिलेशन ख़राब नहीं करेंगे. वो दोनों से दोस्ती बना के रखेंगे. एंड डज द इंटरनेशनल सिस्टम सो मैनी न्यू प्लेयर्स एमर्ज. ऑब्वियस सी बात है, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं एंड ईच विद इट्स ओन आइडेंटिटी, इंटरेस्ट एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डिफ़िकल्टीज. जितनी भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ है अपनी आइडेंटिटी के साथ सामने आए, अपने इंटरेस्ट हैं उनके और अपनी अपनी इकोनॉमिक पॉलिटिकल डिफ़िकल्टीज़ हैं, और जिनको वेस्टर्न कंट्री सपोर्ट करती हैं. वर्ल्ड बैंक, IMF जैसी संस्थाएं उनको इकोनॉमिकली लोन्स दे के सपोर्ट कर रही हैं, जिससे वो उनका इन्फ्लुएंस बढ़े और ये देश अपना विकास कर सकें. तो कॉन्सिक्वेंसेस में समझ में आ गया. आप कोल्ड वॉर का एंड लिखेंगे, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी लिखेंगे, एंड एमरजेंस ऑफ न्यू नेशन लिखेंगे. क्लियर? आई होप कि अब आप कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेस में कंफ्यूज नहीं होंगे. क्लियर कट पॉइंट्स लिख के आएंगे एग्जाम में और फुल मार्क्स लेंगे. कल फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे, शॉक थेरेपी. बहुत अच्छा टॉपिक है. और इसी के साथ आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं. थैंक यू, बाय. पढ़ते रहिए.